बहुत सारे लोगों का ये लगातार एक सवाल होता है कि आखिर ये इतनी बीमारियां क्यों आती हैं, कहाँ से आती हैं, इसका क्या कारण है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो खाना भी घर का खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसा कारण क्यों होता है। देखो, आपको एक बात, बेसिक बुनियादी बात ये समझनी होगी कि जिस कारण हमारा अपना चेहरा, हमारा रंग, हमारा रूप, हमारा शरीर हमारे पेरेंट्स से मिलता है, वैसे ही कुछ इंटरनल चीज़ें भी हम अपने पेरेंट्स से लेके हम आते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्वास्थ्य है और जो आपका सोचने का नज़रिया है, जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा आपके पेरेंट्स को और आपके जो जेनेटिक कोड में चीज़ें हैं उनको बिलोंग करता है। इसको दूसरे शब्दों में यदि हम समझें तो हमारा जो बॉडी का नेचर है, यानी आयुर्वेद के अनुसार आप वात की प्रवृत्ति में आते हो, पित्त की प्रवृत्ति में आते हो, या कफ की प्रवृत्ति में आते हो, या नेचर वाइज आप कैसे हो, सोच के अकॉर्डिंग कैसे हो, तो वो एक मिला जुला हम मिक्सचर हैं अपने पेरेंट्स का और अपनी हमारी जो पीछे 3 पीढ़ियां मदर साइड की हैं और फादर साइड की हैं। आपने देखा होगा कि कई बारी एक बच्चा ना या तो मदर की साइड को बिलोंग करता है या फादर की साइड को बिलोंग करता है, और एक तीसरी कैटेगरी होती है कि हाइब्रिड दिख सकता है आपको कि ना मदर की साइड को प्रॉपरली बिलोंग करता है ना फादर की साइड को, लेकिन वो थोड़ा सा मिड वाला बच्चा है। तो ऐसे ही हमारी कुछ पेट की जो बीमारियां हैं, या जो हमारी अपनी कुछ मानसिक चीज़ें हैं, या जो हमारा नेचर है, जो हमारा वेट है, हमारी हाइट है और हमारा भूख प्यास का जो तरीका है, ये भी जेनेटिकली काफ़ी बिलोंग करता है। लगभग 50-60% हमारा जो इंटरनल वे है वो हमारा जेनेटिक है। उसके बावजूद फिर आपकी अपनी लाइफ स्टाइल है, आपका फूड है, आपकी एक्सरसाइज है और आपकी स्लीप है। ये सब जो फैक्टर हैं ये मिला जुला के आपके इंटेस्टाइन को, पेट को, गट को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। यानी गट के अंदर यदि आपके अंदर स्वेलिंग है और गट आपकी सेंसिटिव है, इंटेस्टाइन यदि आपकी सेंसिटिव है, तो उसी से फिर डिसाइड होगा कि आपका वेट क्या होगा, उसी से आपका मूड डिसाइड होगा, उसी से आपका मोशन डिसाइड होगा कि कितने बार आपको मोशन आएगा, उसी से डिसाइड होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा या नहीं। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो डायरेक्टली काम करते हैं। अब आजकल क्या हुआ है कि भाई IBS क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो मैंने ये कॉमनली एक चीज़ देखी है कि वो कहीं ना कहीं से ये डिसाइड कर चुके होते हैं, इधर से पढ़ के, इधर से सुन के, इधर से देख के, डॉक्टर से बात करके, कि भाई IBS हो सकता है। अब मुझे एक बात आप बताइए कि कोई डॉक्टर या कोई इंसान आपको बोल दे कि आपको कैंसर हो सकता है, तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आप इसको कैसे क्लियर करेंगे। कोई इंसान आपको बोल दे कि भाई आपको डिप्रेशन हो सकता है, कोई इंसान आपको बोल दे भाई आपको IBS हो सकता है। देखो, डिप्रेशन भी हो सकता है, IBS भी हो सकता है, किसी को कैंसर भी हो सकता है, बट क्या उसका कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस बना है? क्या कुछ रिपोर्ट, क्या टेस्टिंग में कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है? क्या उस तरह के सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं? क्या वो सारे सिम्टम्स उस बीमारी को बिलोंग करते हैं या फिर उससे मिलती जुलती कोई बीमारी को बिलोंग करते हैं? अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस लेवल पे ये होता है कि 90% जो सिम्टम्स होते हैं वो एक दूसरी बीमारी के लगभग सिमिलर ही होते हैं, केवल उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है आपकी हिस्ट्री से, आपकी कंडीशन से, आपके खान पान से, आपके काम से। यानी डॉक्टर्स जो आपके सिम्टम्स को क्रॉस वेरीफाई करता है वो आपकी हिस्ट्री से, वो आपके प्रेजेंट जो आप फील कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, प्लस डॉक्टर की जो अपनी समझ है, उसका जो अपना एक्सपीरियंस है। तो डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल साइंस का, डॉक्टर के लिए और आपके लिए। जब तक वो एक्यूरेट नहीं होगा आपका इलाज एक्यूरेट नहीं हो सकता। अब इंटेस्टाइनल स्वेलिंग के कारण या इंटेस्टाइनल जो चेंज है या गट की जो चीज़ें हैं उसके कारण कुछ आपको बदलाव महसूस होंगे, भूख प्यास बदलेगी, आपको हैवीनेस लगता है, ब्लोटिंग हो सकती है, चेस्ट बर्न हो सकती है, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, वॉमिट आ सकती है, आपको मतलब फीलिंग जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहेंगे, फंक्शनल वीकनेस आपको रहेगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट इन सब चीज़ों को मान के ये मान लिया जाए कि आपको IBS है, ये बिल्कुल गलत है। IBS हो तो किसी को भी सकता है, लेकिन जितने लोग ये सोचते हैं कि उनको IBS है उनमें से लगभग मैक्सिमम तादाद ऐसी है कि उनको IBS होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करके उनका अपना डर, उनका अपना वहम, उनका अपना रिपीटिशन, ये सब कारण होता है। देखो, यदि आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ गूगल गुरु के सामने यदि 100 बार बोल दें, यानी कि आपका जो आर्टिफिशियल ब्रेन है उसके सामने जो आर्टिफिशियल मशीन है 100 टाइम आप कोई चीज़ लिख दो या बोल दो
तो वो उसको रजिस्टर्ड कर लेती है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन है, यदि 100 टाइम हमने ये बोल दिया कि हमें IBS है, डिप्रेशन है या कैंसर है या एंजाइटी है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके विचारों में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके थॉट में, आपके रिफ्लेक्शन में वो दिखाई देगी। तो हम जो सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम खाते हैं और जो हम बिलीव करते हैं और जो हम पढ़ते हैं, वही हम हो जाते हैं। तो आधारहीन थॉट, जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस आपके पास नहीं है, डेटा आपके पास नहीं है, आपका डर, आपका रिपीटिशन, आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड और लगातार उसका रिपीटिशन आपको बीमार कर देगा और फिर आपको लगेगा कि आपको वही बीमारी हो गई है और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जहां भी आप बैठे हैं वहां आप कल्पना करिए कि एक रूम में आपको रेड कलर देखना है। जब आपका ब्रेन रेड कलर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है तो उसको सब कुछ रेड ही दिखाई देता है, दूसरे कलर दिखाई नहीं देते। तो यही हमारे अपने स्वभाव के साथ है, अपने ब्रेन के साथ है। तो आपको अपने नेचर को, आप अपने ब्रेन को, आपको अपनी साइकोलॉजी को और आपका जो इमोशनल फियर है उसको समझना है। यदि ये आप समझ पाएंगे तो फिर आपकी गट बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका ब्रेन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि इंटेस्टाइनल स्वेलिंग है तो उसके कुछ कॉज हो सकते हैं। एच पाइलोरिक हो सकता है, कोई पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या बहुत ज़्यादा यदि आप एसिडिक फूड लेते हैं तो उसके कारण आपको गट सेंसिटिव हो सकती है। यदि बहुत ज़्यादा अल्कोहल, तंबाकू लेते हैं उससे ये हो सकता है, या फिर कुछ मेडिसिन यदि आप ले रहे हैं लाइक पेन किलर और स्टेरॉइड, वो भी आपको इंटेस्टाइन को सेंसिटिव कर सकते हैं। या फिर आपका फियर और स्ट्रेस और स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप इनको ठीक करिए, इनको संभालिए, टाइम से खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, पूरी नींद लीजिए और पॉजिटिव एंगेजमेंट रखिए। और जो डर है आपको बड़ी बीमारी का और डेथ का, उस डर को आप जिए, उसको समझिए और ये मान के जिंदगी जीजिए कि आज आखिरी दिन है और आज को अच्छे से जीना है। फियर ऑफ इलनेस और फियर ऑफ डेथ आपके गट को डायरेक्टली बीमार बनाता है, तो इससे आप बचिए। तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि आप नॉर्मली, आपकी गट हेल्दी हो गई है, उसका जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही थी वो भी कम हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।